हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा हम जो बायो का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, उसमें इसके पहले वीडियो में हमने देखा था डीएनए के पूरी की पूरी ब्रीफ हिस्ट्री को देखा था कि डीएनए को कैसे डिस्कवर किया गया है और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसकी पुष्टि कैसे की गई थी, इसको प्रूफ कैसे किया गया था। हमने उसमें सारी चीजों को समझा था। हमने देखा था कि डीएनए के एक एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखा था कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस ये कैसे होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी देखा था। और ये डीएनए में एक दूसरे से कैसे एक जो कंपाउंड होता है दूसरे कंपाउंड से जुड़ करके कैसे वो डीएनए पूरी की पूरी डीएनए की एक चेन को डीएनए की पूरी की पूरी चेन को वो बनाते हैं। हमने सारी चीजों को अच्छे से देखा है, उसमें कंप्लीट हमने समझा था। उसमें सारे हमने पूरी की पूरी हिस्ट्री को ही वो एक्सप्लेन आपको किया था। होप वो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो बेटा इतना सब कुछ होने के बाद जो डीएनए का जो 3D स्ट्रक्चर होता है, जिसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, पूरा डीएनए का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था वो दिया था वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने 1953 में ये डीएनए का 3 डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके उपलक्ष्य में जो वाटसन और क्रिक है, वाटसन और क्रिक के साथ साथ विल्किंस आपको याद होगा, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू जो डबल हेलिकल मॉडल को बताया था कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है। विल्किंस, वाटसन और क्रिक, इन तीनों को संयुक्त रूप से, इन तीनों को कंबाइंड रूप से नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1962 में। ठीक, तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर बताया था बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बताया था और बहुत ही बड़ा काम इन्होंने किया था डीएनए का स्ट्रक्चर बता करके। इनके अनुसार जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है। एक हेलिक्स ये डबल हेलिक्स होता है और ये हेलिक्स में यहाँ पर इस हेलिक्स के अंदर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन हमेशा जुड़ता है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, ग्वानिन हमेशा जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से। ठीक, इस तरीके से इसके अंदर बॉन्डिंग हुई होती है। और जो डीएनए की जो मोटाई होती है वो 2 नैनोमीटर की होती है। ठीक है ना, 2 नैनोमीटर की होती है ये डीएनए की मोटाई। और ये इस तरीके से यहाँ पर डीएनए जो है क्वाइल्ड होता हुआ, डीएनए जो है एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता हुआ पूरा का पूरा एक पूरे लेंथ डीएनए की एक लंबी चेन को वो बनाता है, जिसे आप लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि डीएनए जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, वो आपको पता है। तो अब ये जो डीएनए के जो ये हेलिक्स हैं, इस हेलिक्स को अगर देखेंगे तो ये जो बाहर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको बैकबोन कहते हैं। और ये बैकबोन जो होता है बेटा सुगर प्लस फॉस्फेट का बना होता है, सुगर प्लस फॉस्फेट का बना होता है। अब ये सुगर प्लस फॉस्फेट का बना होता है, आपको पता है कि ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से सुगर के 2 मॉलिक्यूल और फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल जुड़ करके फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। कौन से कार्बन पोजीशन पर जुड़ता है, इसके पहले हम समझ चुके हैं बेटा कि वो 5वें और तीसरे कार्बन पोजीशन पर, एक सुगर मॉलिक्यूल के तीसरे कार्बन पर और दूसरे सुगर मॉलिक्यूल के 5वें कार्बन पोजीशन पर जुड़ करके फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करता है, जो यहाँ पर बैकबोन जिसको हम कह रहे हैं। और इसके अंदर डीएनए के हेलिक्स के इनसाइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं। और ये नाइट्रोजन बेसेस आप समझते हैं, नाइट्रोजन जो बेस है ये हमेशा पिरिमिडीन से ही जुड़ता है। प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन होता है, और पिरिमिडीन जो होता है साइटोसिन और थाइमिन होता है। तो प्यूरिन डबल रिंग होते हैं और पिरिमिडीन जो होते हैं सिंगल रिंग होते हैं। तो हमेशा सिंगल रिंग डबल रिंग से ही जुड़ता है। और प्यूरिन और पिरिमिडीन से जुड़ने की वजह से जो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक, और इसमें ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है वो भी इसको कांस्टेंट बनाए रखने में हेल्प करते हैं। तो अब ये अगर मैंने कहा कि ये एक हेलिक्स जो होता है, यहां से लेकर के अगर एक हेलिक्स की शुरुआत करें तो एक हेलिक्स यहां पर आकर के खत्म हो रहा है। ठीक है ना, तो ये यहां से लेकर के यहां तक एक हेलिक्स जो यहां पर होता है, इस एक हेलिक्स में कुल 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। एक हेलिक्स में कुल 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमने बताया कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, इतना आपको पता चला कि जो एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स के बीच में जो हेलिक्स में
माफ कीजिएगा, एक सिंगल हेलिक्स में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो एक हेलिक्स के बीच की जो दूरी होती है वो 0.34 नैनोमीटर होती है, ठीक है ना, 0.34 नैनोमीटर होती है। कभी कभार बेटा एंगस्ट्रॉम में पूछ लेता है तो नैनोमीटर का जो है 10 गुना जो है एंगस्ट्रॉम में होता है। जैसे यहाँ पर 2 नैनोमीटर है तो इसको आप 20 एंगस्ट्रॉम कह सकते हो। 0.34 नैनोमीटर है तो इसको आप क्या कह सकते हो, 34 एंगस्ट्रॉम कह सकते हो, ठीक है ना, 34 एंगस्ट्रॉम कह सकते हो। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे कि एक हेलिक्स में कुल 10 बेस पेयर प्रेजेंट है, तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आपको पता है कि 10 बेस पेयर प्रेजेंट है और 10 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है, 0.34 नैनोमीटर है। तो एक बेस पेयर से 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा 3 यहां पर जैसे मैंने कहा कि एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो सकती है, ठीक है ना, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो सकती है। अगर आप उसको नैनोमीटर में कहेंगे तो 0.034 नैनोमीटर हो जाएगी, ठीक है ना, 0.034 नैनोमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा कॉमन सा ये फंडा है, आप अपने दिमाग में रखिएगा कि एक हेलिक्स में कुल 10 पेयर प्रेजेंट होते हैं और ये जो डीएनए है, ये डीएनए जो होता है राइट हैंड साइड से मूव करता हुआ चलता है, ठीक है ना। ये आपको डीएनए का यही मॉडल जो वाटसन और क्रिक थे इसी को ही प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसके बदले में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था विल्किंस के साथ में, क्योंकि विल्किंस ने बताया था कि जो डीएनए होता है वो एक्स रे डिफ्रैक्शन के थ्रू बताया था कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, ठीक। चलो इतना सब कुछ हमें पता चल गया। तो अब डीएनए की हेलिक्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर एक तरफ जो है माइनर ग्रूव बनता है, एक तरफ जो है मेजर ग्रूव बनता है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ जिधर से जो हेलिक्स आता है वहां पर मेजर ग्रूव बनता है, और ये मेजर ग्रूव की जो साइज होती है, यहां पर मेजर ग्रूव की जो साइज होती है 1.2 नैनोमीटर की होती है, 1.2 नैनोमीटर की होती है। इसको क्या कहते हैं बेटा, ये इसको मेजर ग्रूव कहते हैं, ठीक ना, मेजर ग्रूव कहते हैं। यहां पर एक माइनर ग्रूव बनता है, माइनर ग्रूव की जो साइज होती है वो होती है 0.6 नैनोमीटर, 0.6 नैनोमीटर होती है। इसको क्या कहेंगे बेटा, माइनर ग्रूव, ठीक है ना, माइनर ग्रूव, ठीक है। ये डीएनए का मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया, किसने, वाटसन और क्रिक ने। जो अब अगर इतना सब कुछ देखने के बाद इतना आपको पता चल गया कि जो डीएनए जो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था उसमें इतनी सारी चीजों को इन्होंने बताया था। अब टाइप्स ऑफ डीएनए पर आते हैं तो बेटा जो डीएनए होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए, ठीक है ना। बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। वाटसन और क्रिक ने जिसको एक्सप्लेन किया था वो बी डीएनए होता है। अब बी डीएनए में खासियत ये होती है कि वो राइट हैंड साइड से घूम करके, अर्थात वो क्लॉकवाइज घूम करके हेलिक्स बनाता है। उस एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। अगर हम ए डीएनए की बात करें तो वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करता है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घूम करके वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। उसके हेलिक्स में जो ए डीएनए होता है, ए डीएनए के हेलिक्स में कुल 11 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। और जो तीसरा डीएनए हमने बताया, जो जेड टाइप का जो डीएनए होता है जो जेड टाइप का जो डीएनए होता है उसमें बेटा वो जिग जैग मूव करता है, ठीक है ना। इस तरीके से वो मूव करता हुआ आगे बढ़ता है, जिग जैग तरीके से मूव करके वो हेलिक्स बनाता है। उसमें एक हेलिक्स के अंदर कुल 12 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको 10, 11, 12 आपको याद रखना, बी, ए, जेड। जो वाटसन और क्रिक ने जिसको एक्सप्लेन किया था वो था बी टाइप का डीएनए था, ठीक है। इतना आपको पता चला। तो चलो अब इतना सब कुछ देखने के बाद अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा आरएनए को भी यहाँ पर किताब जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने आरएनए के बारे में भी बताया है थोड़ा सा। अब जो आरएनए होता है वो आपको पता है कि वो सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिकल होता है। ये आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, पहला डिफरेंस हो जाता है डीएनए के साथ। अगर हम दूसरी बात करें कि इसमें एक जो नाइट्रोजन बेस्ड डीएनए के अंदर जो थाइमीन पाया जाता था, जिसका एक दूसरा भी नाम है 5-मेथाइल जिसको कहते हैं, इस आरएनए के अंदर इस थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल बेस पाया जाता है। यानी कि आप सिंपल सा समझिए कि इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल बेस पाया जाएगा। यानी जो प्यूरिन होगा, एडेनिन ग्वानिन तो होगा, लेकिन पिरिमिडिन्स जो होता है वो पिरिमिडिन्स साइटोसिन के साथ
साइटोसिन के साथ थायमिन ना होकर के यूरेसिल बेस पाया जाता है, ठीक है ना, यूरेसिल बेस पाया जाता है। तो ये हो गया आपका आरएनए। और आरएनए की बात किया जाए तो जैसे आपने बताया है कि आरएनए में और क्या अंतर होता है, इसके न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर होगा ही, क्योंकि उसमें थायमिडीन होगा तो इसमें थायमिडीन नहीं होगा, इसमें यूरिडीन होगा। उसमें जो है आपको पता है कि उसका जो सुगर मॉलिक्यूल है वो डीऑक्सीराइबोस सुगर है, और आरएनए का जो सुगर मॉलिक्यूल है वो राइबोस सुगर मॉलिक्यूल है। तो ठीक है, तो अगर हमने कहा कि न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो जैसे हमने कहा कि डीऑक्सी थायमिन, अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें जैसे मैंने कहा कि चलो सुगर मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट जुड़ गया, फॉस्फेट के साथ थायमिन जुड़ गया, डीएनए की मैं बात कर रहा हूं, तो डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड आप कहेंगे, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड कहेंगे। तो अगर मैं आरएनए में कहूं कि आरएनए में किस प्रकार का न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा, तो उसमें डीऑक्सी नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ थाइमिडाइलिक एसिड कहेंगे, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ थाइमिडाइलिक एसिड कहेंगे। और न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो आप डीऑक्सी शब्द लगाते हो बेटा, ठीक है ना, डीऑक्सी शब्द लगाते हो पहले, क्योंकि इसमें जो डीएनए में शुगर मॉलिक्यूल होता है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, क्योंकि जो पेंटोस शुगर देखते हैं, पेंटोस शुगर के सेकंड कार्बन पोजीशन पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम होता है, इस वजह से उसको डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं। तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड की जैसे मैं बात करूं कि अगर मैंने कहा कि चलो थाइमिडीन, ठीक है ना, थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड है, तो डीएनए में अगर होगा तो डीऑक्सीथाइमिडीन होगा, अगर आरएनए में होगा तो वो सिर्फ थाइमिडीन होगा। तो इस तरीके से आप चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बता सकते हैं। और डीएनए और आरएनए में अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए, डीएनए और आरएनए में अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो दोनों में स्टेबल कौन है? देखो बेटा, दोनों स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों स्टेबल नहीं होते? क्योंकि डीएनए के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को आपने देखा था, तो जो 5 प्राइम एंड पर था वहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री था और 3 प्राइम पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री था डीएनए मॉलिक्यूल, तभी तो 5 प्राइम 3 प्राइम बन रहा था, ठीक। लेकिन अगर हम आरएनए को कह दिया जाए तो आरएनए में जो पेंटोस शुगर होता है उसमें सेकंड कार्बन पोजीशन पर एक एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक, इसी वजह से वो राइबोस शुगर था। राइबोस शुगर के अंदर अर्थात आरएनए के अंदर एक एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण, क्योंकि हाइड्रोक्सिल हाईली रिएक्टिव होता है, हाइड्रोक्सिल हाईली रिएक्टिव होने के कारण जो आरएनए होता है, आरएनए लेस स्टेबल होता है, ठीक, आरएनए जो होता है वो आपका लेस स्टेबल होता है, एक एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है। अब आरएनए का जैसे काम पूछा जाए तो आरएनए मेटाबॉलिज्म करता है, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, कैटालिटिक रिएक्शन, इन सब चीजों में ये पार्टिसिपेट करता है, जिसको हम आगे समझेंगे कि ट्रांसलेशन क्या होता है, स्प्लाइसिंग क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, वो आगे आने वाले अभी इसी चैप्टर में हम उसको समझ लेंगे आसानी से, ठीक है बेटा। तो चलो, इतना सब कुछ हो गया। कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं बेटा, कि जैसे एक चीज और है बेटा यहाँ पर, जो फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा को बताया था कि फ्रांसिस क्रिक ने क्या लिखा है एनसीईआरटी, द प्रपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट्स सिंप्लिसिटी एंड एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकम रिवॉल्यूशनरी, वेरी सून फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो, ये इतना जो डीएनए का जो 3D मॉडल दिया, इन्होंने तो बायोलॉजी के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी थी, एक रिवॉल्यूशनरी जो है मॉडल प्रस्तुत कर दिया था कि यार देखो, अब हम लोग डीएनए के लेवल में पहुंच चुके हैं, डीएनए के एक मॉलिक्यूल पर पहुंच चुके हैं, तो हमारे अंदर जो डिसऑर्डर्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो यदि डीएनए बेसिस पे है तो उसको डीएनए लेवल पर जाकर के वो ठीक किया जा सकता है। इतनी बड़ी क्रांति लाई थी उन्होंने, बहुत 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 बड़ा बहुत बड़ा काम हुआ है जब से ये डीएनए का जो मॉडल आया, उसका मॉलिक्यूलर मॉडल आया, तो डीएनए के लेवल पर जाकर के बहुत बड़ा काम हुआ है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी पूरा का पूरा ये डीएनए बेसिस पर ही है, ठीक है। खैर, वो बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसमें हम न चल करके हम बात कर लेते हैं सेंट्रल डोगमा को, जिसे फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ठीक है ना। FHC क्रिक इनका पूरा नाम था बेटा, फ्रांसिस क्रिक, ठीक है ना। फ्रांसिस क्रिक ने बताया था कि सेंट्रल डोगमा यानी कि डीएनए से जो बनता है आरएनए, वो सिंपल है बेटा, आपको पता है, कई बार बता चुके हैं। डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है आपका प्रोटीन्स, ठीक है ना। डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। देखो, डीएनए के पास जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो ये प्रोटीन बनाने के लिए जो कोड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स बनाने के लिए जो कोड्स होते हैं, वो आरएनए को देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन,
ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए जो है, जो कोड डीएनए के द्वारा मिला होता है, उसी को ट्रांसलेट करके प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो ये आरएनए प्रोटीन को बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, उसको ट्रांसलेट करके वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना, ट्रांसलेशन, ठीक है ना, ट्रांसलेशन, ठीक है ना, ट्रांसलेशन ये बनाता है। कुछ ऐसे वायरस होते हैं, जैसे मैंने कहा कि एचआईवी वायरस होता है, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें आरएनए ही प्रेजेंट होता है, उसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्या आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा? यस, एग्जैक्टली, आरएनए आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि उसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। आरएनए क्या करता है? आरएनए जनरली क्या होता है, ये वायरस में पाए जाते हैं, और वायरस आपको पता भी है कि बेटा ये इनके पास अपना खुद का ना साइटोप्लाज्म होता है, ना एंजाइमेटिक मशीनरी होती है। तो ये जो आरएनए होता है, ये आपको लिविंग सेल्स में जाकर के आपके एंजाइमेटिक मशीनरी को यूज करता है, करने के बाद बेटा डीएनए बनाता है, डीएनए से फिर आरएनए बनाता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बना लेता है, ठीक है, ये प्रोसेस होती है। तो आरएनए से डीएनए बनना, ठीक है ना, आरएनए से जो डीएनए बनता है, जो जिसमें सिर्फ आरएनए पाया जाता है, आरएनए से डीएनए बनना कहलाता है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, आरएनए से डीएनए बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। इसमें एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, वो हेल्प करता है, जो एचआईवी वायरस में पाया जाता है, ठीक है। चलो, इतना आपको ये सिंपल सी बेसिक चीजें, जो इस पूरे के पूरे यहाँ पर इस पूरे के पूरे मेथड जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, इसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं बेटा, सेंट्रल डोग्मा, यानी जीवन का एक आधार माना गया है ये सेंट्रल डोग्मा। बगैर इसके जो लाइफ की जो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वो इसके बगैर पॉसिबल नहीं होती हैं, ठीक। चलो, ये चीजें तो हमने देख लिया। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक है 6.1.2 पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है ना बेटा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तब तक बेटा मैं 1 मिनट इसको मैं मिटाता हूं, 1 मिनट का ब्रेक देता हूं बेटा, ठीक। हाँ बेटा, अब आते हैं हम लोग ये डीएनए पैकेजिंग पर। सीधा एनसीईआरटी की लैंग्वेज को देखिए कि यहाँ पर लिखा है द टेकन द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर एट 0.3 नैनोमीटर, ठीक है। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है, वो कितना होती है, वो आपको पता है कि वो 0.34 नैनोमीटर होता है, क्योंकि एक हेलिक्स में अगर 10 बेस पेयर है, तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी जो होती है 0.34 नैनोमीटर होती है, क्योंकि एक हेलिक्स में कुल 10 पेयर होते हैं, और उस 10 पेयर के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है। वो पहले अभी आपने वाटसन और क्रिक मॉडल में देखा। आपने अब यहां पर लिखा हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव बेस पेयर। जैसे यहां पर एक सिंपल सा लिखा हुआ है कि अगर किसी भी डीएनए के बेस पेयर को निकालना है, लेंथ को निकालना है, या फिर डिस्टेंस को निकालना है, तो सिंपल सा एक फार्मूला होता है बेटा कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए, ठीक है ना, टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए इक्वल टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए इक्वल, बेटा उधर जगह नहीं है, ठीक है ना, वो पैकेजिंग समझाने के लिए बनाया है बेटा। टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए इक्वल टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, ठीक है ना, इक्वल टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर अपान इसको बेटा यहाँ पर, जैसे अगर मैं यहाँ इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये इसके सामने इधर होना चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए इक्वल टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर अपान डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर अपान डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर, ठीक है ना। टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए इक्वल टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेस पेयर, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेस पेयर, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेस पेयर। आप इस फार्मूला की सहायता से किसी भी डीएनए के लेंथ को निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 mm, ठीक है ना, कितना है, इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 mm है, ठीक है ना। तो टोटल लेंथ आपको पता है कि 1.36 mm है, 1.36 mm है, और क्या फिर क्या है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर आपको पता ही नहीं, मान लिया वो x है, ठीक है ना, मान लिया वो x है। अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेस पेयर वो आपको पता है कि कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। अगर उसको मीटर में परिवर्तित करेंगे तो 0.34 × 10⁻⁹, ठीक है ना,
इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो टोटल जो इसका आंसर आता है यहाँ पर जो इस क्वेश्चन पूछा है, इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई। इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻6 बेस पेयर इसमें आंसर आते हैं, ठीक है ना, ये इतना आता है बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और लिखा हो बेटा कि देखो, टिपिकल मैमेलियन सेल कैलकुलेटेड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर डिस्टेंस बिटवीन द टू गन्स दैट। अब यहाँ पर एक मैमेलियन सेल में बेस पेयर, कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मैमेलियन सेल में 6.6 इंटू 10⁻9 कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना होगा कि टिपिकल एक मैमेलियन सेल में कितने नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये इस मैमेलियन सेल में कितने कुल बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर जैसे मैंने कहा कि जो ह्यूमन डीएनए होता है, ह्यूमन डीएनए में ह्यूमन का जो डीएनए होता है, कुल उसमें एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और उस एक क्रोमोसोम के अगर डीएनए को हम निकाल दें, एक क्रोमोसोम के डीएनए को हम निकाल दें तो वो लगभग होता है बेटा 85 mm, ठीक है ना, 85 mm होता है। और आपको पता है कि और कुल अगर सभी 46, ठीक है ना, सभी 46 डीएनए को मिला दिया जाए, ठीक है ना, सभी 46 डीएनए को मिला दिया जाए तो पूरे के पूरे एक सेल में सभी 46 क्रोमोसोम के डीएनए को अगर मिला दिया जाए तो टोटल लेंथ जो होता है एवरेज 2.2 मीटर तक आता है, ठीक है ना, एवरेज 2.2 मीटर तक आता है, ठीक है ना, एवरेज 2.2 मीटर। ये इसका जो एवरेज होता है एक सेल के डीएनए का जो लेंथ होता है वो 2.2 मीटर होता है। और ह्यूमन सेल में जो ह्यूमन बॉडी होती है, एक ह्यूमन बॉडी में एवरेज जो सेल्स की संख्या होती है वो 10⁻14 होता है, 10⁻14 होता है। अगर हमने कह दिया जाए कि तो टोटल लेंथ डीएनए की कितनी हो सकती है, तो कितना होगा बेटा, जैसे मैंने कहा कि एक सेल में डीएनए की लेंथ कितनी हो गई, 2.2 मीटर हो गया, और एक मानव शरीर के अंदर कितनी सेल्स पाई जाएंगी, 10⁻14 होगी, तो कितना होगा 2.2 इंटू 10⁻14, इतनी सेल यहाँ पर पाई जाएंगे। मतलब इतने मीटर जो है ह्यूमन सेल का, ह्यूमन बॉडी के सभी डीएनए का लेंथ होगा, इतने मीटर जो है ह्यूमन बॉडी का सभी डीएनए होगा। अगर इसको आप मीटर में परिवर्तित करेंगे तो 2.2 इंटू 10⁻11, ठीक है ना, 10⁻11 किलोमीटर आ जाएगा, 10⁻11 किलोमीटर आ जाएगा। तो इतने किलोमीटर यानी 2.2 इंटू 10⁻11 किलोमीटर ह्यूमन का सभी डीएनए अगर मिला दिया जाए तो कुल इतना किलोमीटर बनता है बेटा, ठीक है ना, इतना किलोमीटर बनता है। अगर मैं कह दिया जाए कि चलो सूर्य से पृथ्वी तक की ऊंचाई, यानी पृथ्वी से सूर्य तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है बेटा, वो होती है 1.5 इंटू 10⁸, ठीक है ना, 1.5 इंटू 10⁸ जो होता है 8 किलोमीटर जो होता है सूर्य से, पृथ्वी से सूर्य की ऊंचाई होती है। तो आप सोचिए पहले कि आपके डीएनए की जो लंबाई है 2.2 इंटू 10⁻11 किलोमीटर है, और पृथ्वी से सूर्य की ऊंचाई कितनी होती है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, यानी कि 100 गुना, लगभग 100 गुना अधिक होता है। अगर आप अपने डीएनए को पृथ्वी से सूर्य तक ले जाना चाहें तो आप 100 बार उसको ले जा सकते हैं, ठीक है, इतना लंबा डीएनए होता है। अब सवाल यह है कि इतना लंबा डीएनए हमारी एक छोटी सी सेल के अंदर, ठीक है ना, यानी कि अगर मैंने कहा कि चलो 2.2 मीटर डीएनए हमारी एक छोटी सेल के अंदर, वो भी उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कैसे समाहित होती है, वो कैसे उसके अंदर मौजूद होती है, कैसे ऐसा क्या हुआ है कि कैसे हमने उसको इतना कंडेंस कर दिया, कि कैसे इतना इकट्ठा कर दिया है कि जिससे वो एक छोटी सी सेल के अंदर, उसके भी अंदर न्यूक्लियस के अंदर इतना लंबा डीएनए मौजूद होता है। वही हम इसमें पढ़ेंगे डीएनए की पैकेजिंग में, जो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है।
तो इस जो हमारा ये पूरा का पूरा जो डीएनए पैकेजिंग है, डीएनए पैकेजिंग को हम अब समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे ये होता है। तो सबसे पहले हम डीएनए की पैकेजिंग में अगर देखें तो प्रोकैरियोटिक डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है। आपको पता है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक ना, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी उसका डीएनए पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में छितरा हुआ नहीं होता है, स्कैटर्ड नहीं होता है, एक जगह पर कुछ थोड़ा सा ऐसे जाल की भांति, एक नेटवर्क की भांति एक जगह पर स्थित होता है। तो वो कैसे वहां पर प्रेजेंट होता है, तो इसमें जो आपका डीएनए होता है, इस डीएनए को कंडेंस करने में, इस डीएनए को एक जगह संघनित करने में, कंडेंस करने में कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं, वो हेल्प करती हैं, ठीक है ना। अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं तब, ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है इन प्रोकैरियोटिक सच ई कोलाई दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। अदर डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, डीएनए स्कैटर्ड भी नहीं होता है, छितरा भी नहीं होता है। तो ये कैसे जो है इसका जो डीएनए होता है, आपने अभी देखा कि उसका डीएनए कितना होता है, 1.36 mm होता है। अभी जो आपने क्वेश्चन भी लिखा है कि ई कोलाई का डीएनए जो होता है 1.36 mm होता है, और बैक्टीरिया का शेप और छोटा होता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया का शेप और छोटा होता है बेटा, वो माइक्रोन में होते हैं। और वो माइक्रोन में इतना लंबा डीएनए कैसे उसके अंदर स्थित होता है, कैसे प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा दो प्रकार की स्ट्रक्चरल प्रोटीन पाई जाती हैं, जिसे HU एंड H, ठीक है ना, HU H एंड कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंड एंजाइम्स एंड सम एंजाइम्स एंड सम एंजाइम्स एंजाइम्स जैसे कि एक एंजाइम यहाँ पर है टोपोआइसोमरेज, ठीक है ना, टोपोआइसोमरेज, ये एंजाइम्स HUH तथा कुछ एंजाइम टोपोआइसोमरेज, ये एंजाइम बेटा, ये एंजाइम जो होते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, जो यहाँ पर मैंने प्रोटीन्स का नाम लिखा है HU और H प्रोटीन्स, ये और ये टोपोआइसोमरेज, ये पॉजिटिव चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि इनका जो मीडियम होता है बेसिक, ठीक है ना, बेसिक मीडियम के होते हैं। और आपका जो डीएनए होता है, डीएनए आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक, और एसिडिक मीडियम होता है आपका जो डीएनए। तो यहाँ पर जो डीएनए होता है वो नेगेटिव होता है, और ये जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो डीएनए ये नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से ये सारे के सारे प्रोटीन्स जो है डीएनए से आकर के जुड़ जाते हैं, और डीएनए से जुड़ करके डीएनए को कई गुना जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स अपने ऊपर डीएनए को लपेट लेते हैं, ठीक है ना, जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स अपने ऊपर डीएनए को लपेट लेते हैं, डीएनए को लपेट करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं बेटा, ठीक है ना। मैं प्रोकैरियोटिक सेल की मैं बात कर रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में क्यों छितरा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसमें ये दो प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन यहां पर हम कह रहे हैं कि ये प्रोटीन्स डीएनए को अपने ऊपर लपेट लेते हैं। अपने ऊपर लपेटने के बाद क्योंकि ये प्रोटीन्स जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ये अपने ऊपर लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूक्लियोइड, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोइड प्रोटीन न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको बेटा हम प्लेक्टोनोमिक भी कहते हैं, ठीक है ना, प्लेक्टोनोमिक कहते हैं, प्लेक्टोनोमिक न्यूक्लियोइड, या फिर इसको हम प्लेक्टोनोमिक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूक्लियोइड आपको दिमाग में रखना होगा कि जो मैंने कहा कि ये प्रोटीन्स प्लस डीएनए, ठीक है ना, प्लस डीएनए मिल करके सुपर क्वाइलिंग करते हैं, ठीक है ना। यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं बेटा, डीएनए प्लस ये प्रोटीन्स, कौन सी प्रोटीन, HUH एंड टोपोआइसोमरेज, ये जो होते हैं बेटा, ये जो होते हैं सुपर क्वाइलिंग करते हैं, क्योंकि अपने ऊपर ये लपेट लेते हैं, सुपर क्वाइलिंग करते हैं। सुपर क्वाइलिंग करने के बाद ये न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे कि जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड नहीं होता है, वो एक ही स्थान पर कंडेंस फॉर्म में पड़ा रहता है, इस न्यूक्लियोइड के फॉर्म में, ठीक है। चलो इतना आपको पता चला, ठीक है ना, इतना आपको पता चला। अब हम आते हैं किसमें, यूकैरियोटिक का डीएनए जो होता है कैसे कंडेंस्ड होता है। जैसे मैंने बताया कि आपके सेल का डीएनए इतना लंबा होता है कि हम 100 बार सूर्य के चक्कर लगा सकते हैं आपके डीएनए से, ठीक, लेकिन इतना बड़ा डीएनए हमारे शरीर, हाँ बेटा, एक्चुअली अचानक कुछ पता नहीं कोई टेक्निकल इशू होगी, अचानक ये वीडियो का रिकॉर्डिंग जो है रुक गई, मैं बोलता चला गया
और बाद में देखा कि ये जो रिकॉर्डिंग है वो हो ही नहीं रही है। तो फिर से बेटा हम कैरी ऑन करते हैं। होप मैंने जहां वीडियो को फिर से प्ले करके देखा था कि मैं कहां पर इसको एंड किया था, तो यहाँ पर मैं इसी चीज को बता रहा था बेटा कि जो आपका प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार का कैसे डीएनए का कंडेंसेशन होता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, हम यूकैरियोटिक पे आ गए थे। यूकैरियोटिक में मैंने बताया था कि इतना लंबा डीएनए आपके इतनी 2.2 मीटर एक सेल में पाया जाने वाला डीएनए आपकी एक छोटी सी सेल के अंदर कैसे समाहित होता है, उसी चीज को अब हम आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तो होप बेटा ये प्रोकैरियोटिक वाला हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यूक्लियाइड आप याद रखिएगा बेटा, और इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं इन प्रोटीन्स को याद रखिएगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं बेटा जो यूकैरियोटिक के अंदर कैसे डीएनए का कंडेंसेशन होता है। तो यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए का कंडेंसेशन जो होता है बेटा वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैनर में होता है। इसके कई सारे स्टेप्स होते हैं बेटा, कई सारे स्टेप्स होते हैं। जो आपका डीएनए होता है, डीएनए पहले न्यूक्लियोसोम में परिवर्तित होता है बेटा। ठीक है ना, न्यूक्लियोसोम बनाता है। न्यूक्लियोसोम से बेटा जो है आपका क्रोमैटिन फाइबर बनता है। ठीक है ना, न्यूक्लियोसोम से जो है बेटा सोलेनॉइड बनता है। ठीक है ना, सोलेनॉइड बनता है। अभी बताते हैं बेटा, उसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सोलेनॉइड बनता है, सोलेनॉइड्स के बाद बेटा क्रोमैटिन फाइबर बनता है। ठीक है ना, क्रोमैटिन फाइबर्स बनते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स के बाद बेटा क्रोमैटिड बनता है। फिर उसके बाद जो होते हैं क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स बनते हैं। ये इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो आपको जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के रूप में कंडेंस होकर के आपके न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होता है, अरेंज्ड होता है। वो कैसे होता है बेटा, इस चीज को अब हम यहाँ पर समझेंगे। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज को देखते हैं बेटा कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज हमारी क्या कह रही है। इसमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज में साफ लिखा हुआ है बेटा कि जो आपका ये जो डीएनए होता है वो ऑर्गेनिज्म इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। पहली लाइन में लिखा है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। देयर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। चलिए इसको समझते हैं बेटा। क्या है कि जैसे यहाँ पर मैं अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में थोड़ा सा कुछ एनसीईआरटी से बाहर निकलते बेटा। तो जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक के अंदर कैसे डीएनए कंडेंस्ड होता है, आपको पता है कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर के अंदर भी प्रोटीन जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसमें जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें कई प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं वो अस्थायी रूप से जुड़ करके एक न्यूक्लियो प्रोटीन का मिक्सचर बनाते हैं, और वही मिक्सचर जो होता है बेटा, वही मिक्सचर वो क्रोमैटिन या कैरियोटिन कहते हैं। ठीक, क्रोमैटिन या कैरियोटिन कहते हैं। यही क्रोमैटिन बार बार ट्विस्ट होकर के क्वाइलिंग करते हैं। क्वाइलिंग करके एक सुपर क्वाइलिंग करते हैं जिसको सोलेनाइड सुपर क्वाइलिंग कहते हैं। यानी कि ये सोलेनाइड के फॉर्म में आपके यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर के अंदर ये डीएनए कंडेंस होकर के पड़ा रहता है। ठीक है ना, सोलेनाइड के फॉर्म में। अभी सोलेनाइड आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अब आते हैं अगर मल्टीसेलुलर की बात करें तो ये मल्टीसेलुलर में जो ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो आपका डीएनए होता है वो कैसे कंडेंस्ड होता है। कंडेंसेशन करने के लिए जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल है इसमें कई प्रकार की प्रोटीन्स शामिल होती हैं। इसमें 2 प्रकार की प्रोटीन शामिल होती हैं जिनको हम क्रोमैटिन प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है ना बेटा, जिनको हम क्रोमैटिन प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है ना, जिनको हम क्रोमैटिन प्रोटीन्स कहते हैं। ये क्रोमैटिन प्रोटीन्स जो होती है, इस क्रोमैटिन प्रोटीन्स में बेटा 90% जो होती है हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। 90% क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स बेटा कुल 5 प्रकार की होती हैं। इनको बेटा हम H1, H2A, H2B, H3 और H4 ये 5 प्रकार की कुल प्रोटीन्स इसमें पाई जाती हैं। ठीक है ना बेटा, ये 5 प्रकार की कुल प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और ये सारी की सारी प्रोटीन्स बेटा, ये सारी की सारी प्रोटीन्स जैसा एनसीईआरटी में लिखा है ये बेसिक इन नेचर होती हैं एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं बेटा, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ठीक है ना, बेसिक नेचर में होती हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं सारी की सारी प्रोटीन्स जो होती हैं। और ये प्रोटीन्स बेटा मैं उल्टा बता दिया बेटा, क्या होती हैं,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि डीएनए आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये प्रोटीन्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सॉरी फॉर इट बेटा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। डीएनए आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और प्रोटीन पॉजिटिव होगा तभी तो जुड़ेगा यार, तभी तो अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव का नेगेटिव से, नेगेटिव की ओर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। और ये प्रोटीन्स बेटा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, जो पूरे के पूरे डीएनए कंडेंसेशन में बना करके उसके क्रोमोसोम जो बनाती हैं उसके स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। बाकी जो 10% प्रोटीन है, 90% तो ये हिस्टोन हो गई, बाकी जो 10% है बेटा वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। 10% जो होती हैं वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों प्रकार की होती हैं। नीचे दिख रहा है ना बेटा, हाँ, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों प्रकार की होती हैं। ये प्रोटीन्स, ठीक है ना, ये प्रोटीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव और एसिडिक नेचर की होती है, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ये प्रोटीन्स जो होती हैं स्ट्रक्चरल होती हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन हमने बताया कैसी है बेटा, स्ट्रक्चरल है, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर 5 प्रकार के प्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चरल है, बेसिक नेचर की है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ, ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों होती हैं। और एसिडिक नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है ना बेटा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जो ये आपको 10% नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बताया। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती है बेटा, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, जो डीएनए रेप्लिकेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक ना। ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, जो बचे हुए 10% होते हैं, कई एंजाइम्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। वो आगे हम रेप्लिकेशन जब पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी प्रोटीन्स का नाम आपको पता चल जाएगा, जो एंजाइम के रूप में मौजूद होती हैं। ठीक, चलो इतना आपको पता चल गया। अब देखते हैं कि कैसे ये प्रोटीन डीएनए को क्रोमोसोम के रूप तक ले आती हैं, कैसे ये प्रोटीन्स डीएनए को क्रोमोसोम के रूप तक ले आती हैं। चलिए अब समझते हैं हम लोग इसके आगे, ठीक है बेटा। 1 मिनट बेटा। हाँ देखो, चलो यहां पर देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है डीएनए से न्यूक्लियोसोम का बनना, डीएनए से न्यूक्लियोसोम का बनना। ये न्यूक्लियोसोम जो है सबसे पहले बताया था एडा एंड ऑलिन्स नाम के एक साइंटिस्ट ने, ठीक है ना बेटा। एडा एंड ऑलिन्स नाम के 1974 में बेटा एडा एंड ऑलिन्स ने सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से यह बताया था कि अगर क्रोमैटिन फाइबर को अगर हम खींचते हैं या उसको फिर हम सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं क्रोमैटिन फाइबर को। सुनिएगा बेटा, इनकी थोड़ी सी कहानी को सुनिएगा। इन्होंने बताया कि यदि हम क्रोमैटिन फाइबर को अगर हम उसको खींचते हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, तो उसमें कुछ हमें मणिकाबद्ध लड़ियां दिखाई देती हैं, ठीक ना। मणिकाबद्ध लड़ियां यानी कि कोई एक ऐसी रस्सी है और रस्सी पे कुछ हमको मणि की जैसी संरचना दिखाई दे रही है, यानी इस पे जो है ऐसे आपको यहाँ पर छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी के डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें, वो 4.6.4b इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर जो है बीड्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है आपको। इन्होंने इसको कहा कि जो डीएनए होता है, डीएनए पर ये कुछ बीड्स प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने इसको क्या कहा था बेटा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है ना। किसी स्ट्रिंग पर मणि प्रेजेंट है, यानी किसी रेखा पर मणियां प्रेजेंट है, इसको इन्होंने कहा था बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहा था, ठीक है ना बेटा। बीड्स ऑन स्ट्रिंग ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट बेटा। हाँ बेटा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग से यह पता चला कि जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल्स पे यही हिस्टोन प्रोटीन्स लगातार रेगुलर इंटरवल पर जुड़े होते हैं, जो एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यहां पर देखिए, अगर ये जो डीएनए है, इस डीएनए की लंबाई 2 नैनोमीटर है। यहां पर देखिए, यहां पर ये क्वाइल्ड हो रहे हैं डीएनए, ये क्वाइल्ड होकर के इसमें जो आपको यहां पर रेड कलर के मार्कर कलर से हमने शो किया है कि इसमें क्या है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन्स है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो हमने बताया था कि ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन्स 5 प्रकार के हैं, और उसी हिस्टोन प्रोटीन्स पर जो आपका डीएनए होता है, उसी के ऊपर लपेट करके एक रेगुलर
इंटरवल पर ये एक एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर को यहाँ पर बना रहे हैं। एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ पर ये हिस्टोन जो है एक कोर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल बनाता है और उसके ऊपर डीएनए 2 राउंड रैप किया हुआ है। ठीक, अगर देखिएगा बेटा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो ये डीएनए ये जो है ये हिस्टोन प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल है। ये हिस्टोन हो गया बेटा, ये हिस्टोन प्रोटीन्स हो गया। इस पे जो है बेटा 2 चक्कर जो है डीएनए इस पे लगाया हुआ है। ठीक है ना, दो बार इस पे रैप किया हुआ है। तो अब अगर इस पे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इसमें तो इसमें जो यहां पर जो ये प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, यहां पर जो ये प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 प्रोटीन्स ऊपर होते हैं, 4 प्रोटीन्स नीचे होते हैं। कौन सा? H1 को छोड़ दिया जाए बाकी सभी। ठीक है ना, H1 को छोड़ दिया जाए बाकी सभी, यानी H2A, H2B, H3, H4। ठीक है ना, ये चारों प्रकार के जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ये चारों प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन 4 ऊपर 4 नीचे मिल करके क्या बनाते हैं बेटा? हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। 4 प्रकार के ये हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं और 4 ऊपर 4 नीचे एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं, जिसके ऊपर ये डीएनए रैप किया हुआ है। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, और जो H1 प्रोटीन है, H1 प्रोटीन जो होता है बेटा आयताकार होता है, वॉल्यूम शेप का होता है और यहां से यहां पर ये इससे जुड़ा होता है। ठीक है ना, जो H1 प्रोटीन है ये इन दोनों को बांध करके रखता है। ठीक है ना, इन दोनों को यहां पर ये बांध करके रखता है। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? H1 प्रोटीन कहेंगे। ठीक है ना, ये आपका H1 प्रोटीन हो गया। ठीक, और जो डीएनए यहां से जो डीएनए इसके ऊपर रैप किया हुआ है, इसको बेटा हम लिंकर डीएनए कहते हैं। ठीक है ना, लिंकर डीएनए कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। और इस डीएनए की जो जितनी भी लेंथ होती है, उस पर जितना हिस्सा इस पर रैप किया हुआ है, उसमें कुल 200 बेस पेयर लगभग प्रेजेंट होते हैं। जितना हिस्सा इस डीएनए जो हिस्टोन ऑक्टामर नामक प्रोटीन पर, हिस्टोन ऑक्टामर पर जो डीएनए रैप किया हुआ है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? 200 बेस पेयर होती है। ठीक है ना, आप इसको यहां से देख करके समझ सकते हैं कि जो आपका डीएनए है 2 मीटर इसकी मोटाई है और यहां पर ये इस तरीके से जो हिस्टोन प्रोटीन्स है रेगुलर इंटरवल पर इसके ऊपर लपेट करके कुछ बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर यहां पर बना रहे हैं। तो यहां पर डीएनए जब इसके ऊपर लपेट लेता है तो जो डीएनए होता है वो कंडेंसेशन उसका कितना गुना कंडेंसेशन हो जाता है? 5 से 7 गुना यहाँ पर डीएनए आपका कंडेंस्ड हो गया। ठीक है ना, 5 से 7 गुना आपका कंडेंस्ड हो गया। और जो हिस्टोन ऑक्टामर एक पूरे के पूरे हिस्टोन की अगर मोटाई देखें, तो जो हिस्टोन की मोटाई को अगर देखेंगे तो वो 10 नैनोमीटर तक होता है। और पूरा लिंकर डीएनए से लेकर के यहां तक की मोटाई देखें, यानी कि अगर मैं कहूं लिंकर डीएनए से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा मोटाई देखूं तो वो 11 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है ना, इसकी मोटाई जो हिस्टोन प्रोटीन्स की मोटाई जो होती है विथ लिंकर डीएनए वो 11 नैनोमीटर होती है और जो हिस्टोन प्रोटीन की मोटाई होती है वो 10 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है ना, चलो, यानी आपको यहां से डीएनए से न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है वो आपको इतना पता चल गया। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, अब क्या होता है? अब इसके बाद जो होता है ये न्यूक्लियोसोम जो होता है बेटा, न्यूक्लियोसोम 5 से 7 गुना इसका कंडेंसेशन हो जाता है। और गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की बेसिक यूनिट अगर कहा जाए कि क्रोमोसोम की बेसिक यूनिट क्या है, क्रोमोसोम की बेसिक यूनिट यही न्यूक्लियोसोम ही होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियोसोम ही होता है। बीट्स ऑन स्ट्रिंग इसको किसने कहा था बेटा? एडा एंड ऑलिन्स ने कहा था। ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग क्या चीज होता है। ठीक, और ये प्रोटीन्स कैसे होते हैं ये हम आपको बता चुके हैं बेटा। ठीक है ना, और कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? इसमें 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। एक चीज और, ये हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक नेचर के क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें लाइसिन और आर्जिनिन, सुन लीजिएगा बेटा, लाइसिन और आर्जिनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसिन और आर्जिनिन नामक अमीनो एसिड से ये आपके हिस्टोन प्रोटीन्स बने होते हैं, जो कि बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक ना, दिमाग में रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइसिन एंड आर्जिनिन का रेजिड्यूज होते हैं ये आपके हिस्टोन्स। ठीक है, चलो इतना आपको यहां पर क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं यहां पर।
अब देखो ये जो न्यूक्लियोसोम है, ठीक है ना, ये जो न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम कई गुना लगभग 40 गुना एक के ऊपर एक लपेट लेते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोसोम जो है एक के ऊपर एक कई गुना यहाँ पर लपेट लेते हैं। लगभग जैसे मैंने यहाँ पर 5 ही दिखाया है, होना तो 6 चाहिए, ठीक है ना। लगभग 6 न्यूक्लियोसोम एक के ऊपर एक कंडेंस हो जाते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे कंडेंस हो जाते हैं जो कि स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम सोलेनाइड कहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम सोलेनाइड कहते हैं। ये सोलेनाइड मॉडल आरोन क्लग नाम के एक साइंटिस्ट ने पता लगाया था 1978 में, ठीक है ना। आरोन क्लग नाम के एक साइंटिस्ट थे, आरोन क्लग 1978 में उन्होंने पता लगाया था कि जो ये न्यूक्लियोसोम होते हैं, न्यूक्लियोसोम जो होते हैं रस्सी की तरह इस प्रकार क्वाइल्ड हो जाते हैं, इस प्रकार क्वाइल्ड हो जाते हैं कि जो इनकी मोटाई यहाँ पर 10 नैनोमीटर थी एक न्यूक्लियोसोम की, इनकी मोटाई बढ़ करके कुल कितना 30 नैनोमीटर हो जाती है, क्योंकि एक 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको सोलेनाइड कहते हैं। यहां पर जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये क्या है, सोलेनाइड है, ठीक है ना। 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको सोलेनाइड कहते हैं। जो यहां पर 5 से 7 गुना कंडेंसेशन हुआ था, वो कंडेंसेशन बढ़कर के कितना हो गया, 40 गुना कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक ना। 40 गुना कंडेंसेशन हो गया। अब 40 गुना इतना कंडेंसेशन हो गया। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, तब तक मैं रोकता हूं बेटा, कब तक वेट करोगे। हाँ ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने सोलेनाइड तक देख लिया, ठीक है ना, सोलेनाइड तक देख लिया। एक चीज बताना मैं भूल गया था बेटा कि जो ये आपका न्यूक्लियोसोम में जो हिस्टोन ऑक्टामर्स होते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर्स को हम कोर पार्टिकल्स कहते हैं। इस कोर पार्टिकल्स को रोजर कॉर्नबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, रोजर कॉर्नबर्ग, नोट कर लीजिएगा बेटा, रोजर कॉर्नबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1974 में इसका पता लगाया था, ठीक है ना। रोजर कॉर्नबर्ग 1974 में इस हिस्टोन के कोर पार्टिकल्स का पता लगाया था, ठीक है ना, जो आपके सोलेनाइड में ये जो आपके न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और न्यूक्लियोसोम मिलकर के क्या बना रहे हैं, सोलेनाइड बना रहे हैं। अब सोलेनाइड मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा, क्रोमैटिन फाइबर्स बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पर अब यहां पर जो आपकी 10% नॉन हिस्टोन प्रोटीन थी, सुनिएगा बेटा, जो सोलेनाइड यहां पर बन चुका है, अब इस सोलेनाइड को जो 10% नॉन हिस्टोन प्रोटीन थे वो बेटा एक स्कैफोल्ड बनाता है, जिसको एक पाड़ कह सकते हो हिंदी में, ठीक है ना। वो एक स्कैफोल्ड बनाता है। अब वो उसमें भी जो 10% नॉन हिस्टोन प्रोटीन थी बेटा, उसमें भी स्ट्रक्चरल वाली प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूं, फंक्शनल वाली नहीं। फंक्शनल वाली तो वो ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन में काम करेगा। स्ट्रक्चरल वाली जो प्रोटीन्स होती हैं वो एक स्कैफोल्ड बनाती हैं, और स्कैफोल्ड पर जो आपका ये जो सोलेनाइड स्ट्रक्चर होता है उस पे इस तरीके की भांति ये जो है जिसको ट्विस्टिंग कह सकते हो आप, ये ट्विस्टिंग होकर के इस पाड़ पर, इस स्कैफोल्ड पर इस तरीके से ये यहाँ पर अरेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जैसे जो टेस्ट ट्यूब को साफ करने वाला जो ब्रश होता है उस तरह का यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। तो जो आपके सोलेनाइड होते हैं, एक सोलेनाइड में 6 न्यूक्लियोसोम होता है, वही सारे के सारे सोलेनाइड जो होते हैं इस स्कैफोल्ड क्या है, नॉन हिस्टोन का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है ना, नॉन हिस्टोन का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। उसी के ऊपर सारे के सारे सोलेनाइड्स जो हैं वो इस पर आकर के इस तरीके से आकर के इस पे फोल्डेड हो जाते हैं, इस पे आकर के फोल्डेड हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं, ठीक है ना, जिसको क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। अब ये क्रोमैटिन बेटा 2 प्रकार के होते हैं, सुनिएगा, ये क्रोमैटिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक यूरोक्रोमैटिन होता है, हेट्रोक्रोमैटिन होता है, ठीक है ना, यूरोक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन होता है बेटा। किताब में है बेटा, इसको हम जो है और बाद में इसको हम आपको डिटेल्स कर देंगे, यूरोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बेटा, क्रोमैटिन को मैं बाद में डिटेल कर दूंगा। मैं सोच रहा था यहीं पर डिटेल करने के लिए, लेकिन मैं बाद में आसान है, सिंपल है। यूरोक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, इसको आप कंडेंसेशन को समझ लीजिए, फिर यूरोक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन बाद में समझ लीजिए, ठीक है ना बेटा। तो यहां पर आपको ये क्रोमैटिन समझ में आया। ये क्रोमैटिन जब सेल साइकिल चलती है, सेल साइकिल के एम्फेज के मेटाफेज स्टेज में ये क्रोमैटिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, सेल साइकिल के मेटाफेज स्टेज में। इंपॉर्टेंट है बेटा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। ये स्टेज कहां पर, ये स्टेज कब आएगा, ये स्टेज जब आता है कब,
ये मेटाफेज स्टेज में आता है, ठीक है ना, मेटाफेज स्टेज, ठीक है ना, मेटाफेज स्टेज में ये क्रोमैटिन बनता है। अब यही क्रोमैटिन जो है बेटा, अब जो यहां पर 40 गुना कंडेंसेशन हुआ था, अब इसका यहां पर कितना गुना कंडेंसेशन हो गया, 1000 गुना, ठीक है ना, 1000 गुना इसका कंडेंसेशन हो जाता है। अब इसकी मोटाई बढ़कर के कितना हो जाती है, 700 नैनोमीटर की हो जाती है, ठीक है ना, 700 नैनोमीटर की हो जाती है। ठीक, अब यही जो है, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्रोमैटिन, यही क्रोमैटिन इस तरीके से और कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे कंडेंस हो जाते हैं जो कि ये क्रोमैटिड बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्रोमैटिड बना। अब यही क्रोमैटिड्स जो यहाँ पर 700 नैनोमीटर की ये क्रोमैटिड्स आपको यहाँ पर, माफ कीजिएगा बेटा मैंने उल्टा बता दिया, ठीक है ना, ये 300 नैनोमीटर होता है, ठीक है ना, जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन की जो मोटाई होती है वो 300 नैनोमीटर होती है, सॉरी, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक, 300 नैनोमीटर है। अब यही क्रोमैटिन इस तरीके से कंडेंस होकर के क्या बनाते हैं बेटा, क्रोमैटिड बनाते हैं, ठीक है ना, और यही क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम में आकर के ऐसे ऐसे अरेंज हो जाती है, ठीक है ना, यही क्रोमैटिड्स यहाँ पर क्रोमोसोम में आकर के अरेंज हो जाती है। और जो क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड की मोटाई जो है 700 नैनोमीटर है, और इस क्रोमोसोम की मोटाई जो है बढ़ करके 1400 नैनोमीटर की हो जाती है। और जो आपका डीएनए था उसका 5 से 10,000 गुना कंडेंसेशन हो जाता है। सिंपल, ठीक है ना बेटा, आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे जो दर्जी का जो धागा होता है वो एक पिंडल में ऐसे लपेटा हुआ होता है ना, पिंडल में लपेटा हुआ था ना, उसके अगर एक धागे को खींच करके ऐसे निकालो तो समझ लो वो डीएनए है, और उस डीएनए को आप लपेट करके उस एक पूरा का पूरा एक पिंडल बना लो, वो क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ठीक वही यहाँ पर वही स्टेप्स यहाँ पर हो रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसमें क्या होता है, कागज का या फिर प्लास्टिक का बना एक जो होता है पार्ट्स होता है, उसी पे वो लपेट दिया जाता है। तो इसमें कई प्रकार के जो प्लास्टिक्स नहीं है, वहां यहाँ पर क्या है, ये 2 प्रकार के प्रोटीन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसको हम हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कह रहे होते हैं बेटा, ठीक है ना। होप ये बेटा आपको पूरा का पूरा डीएनए पैकेजिंग पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है ना। डीएनए पैकेजिंग आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आपको बेटा हम यूरोक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डिटेल कर देंगे, ठीक है बेटा। तब तक आप जो है ये आपको पूरा का पूरा ये होप मेरे समझ से क्लियर हो गया होगा बेटा, और तो कुछ इसमें रह नहीं गया है। यूरोक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन इसको हम कल डिटेल कर देंगे बेटा। आपको पता है कि हम सारी की सारी क्लासेस जो है वो जूम पर ले रहे थे। आपके साथ कुछ नेटवर्किंग इश्यू हुआ, कई बच्चे जो है लगभग 8-10 बच्चे जो है जूम पर क्लास अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो नेटवर्किंग प्रॉब्लम होने की वजह से किसी को आवाज नहीं जा रही है, किसी को वीडियो रुक जा रही है, तो प्रॉब्लम था। तो फाइनली हम लोग यूट्यूब पर आकर के लौटे ही हैं, तो प्लीज इसको भी सीरियसली लीजिएगा, और वीडियो को होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, तो एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इस बार बोर्ड का एग्जाम तो हमें फोड़ना ही फोड़ना है, और मेडिकल का एग्जाम भी पहले अटेम्प्ट में ही हमें तोड़ देना है, ठीक है ना। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अपनी उतनी एनर्जी भी लगाते रहिएगा। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, जो बाहर मैं निकलता हूं एनसीईआरटी से, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी से बाहर जाता हूं, लेकिन आप अपना दिमाग सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस किए रहिएगा, उससे बाहर मत निकलिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट बेटा।